प्यारे बच्चों, आइए अब मैं आपको आगे बताता हूँ मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी या संशोधित आवर्त सारणी की विशेषताएं। इससे पहले मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं। एक तो आधुनिक आवर्त नियम, इसके बारे में पहले भी समझा चुका हूँ मैं, थोड़ा अब और देख लीजिए। आधुनिक आवर्त नियम क्या था कि जैसे जैसे समस्थानिकी, संभारिकी, रेडियो एक्टिविटी की और परमाणु क्रमांक की खोज हुई तो वैज्ञानिकों ने ये पाया कि परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का मूल गुण होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, ना कि परमाणु भार। इसके आधार पर अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने 1913 में जो मेंडलीव का मूल आवर्त नियम था उसमें परिवर्तन करके उसको आधुनिक आवर्त नियम बनाया। आधुनिक आवर्त नियम क्या था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ पर जो ये आवर्ती फलन शब्द है ये अपने आप में बहुत विस्तृत अर्थ लिए हुए है। आवर्ती फलन से अभिप्राय है कि जब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित करते हैं, जैसा मैंने कल करके दिखाया था, आप लोगों को ध्यान होगा, जब क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित करते हैं तो एक नियमित अंतराल के बाद एक समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात एक समान गुण वाले तत्व आने शुरू हो जाते हैं, अर्थात उनके गुणों में आवर्तिता पाई जाती है। गुणों में आवर्तिता के आधार पर बनाई गई यह सारणी ही आवर्त सारणी कहलाती है। ठीक है, तो ये जो आवर्त सारणी थी मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं या मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी कहते हैं, ये बनाई थी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। अब इसकी विशेषताएं आप देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में 10 क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया। कितने क्षैतिज पंक्तियों में? 10 क्षैतिज पंक्तियों में। इनको श्रेणी या सीरीज कहते हैं। ये जो 10 क्षैतिज पंक्तियां हैं इनको 7 क्षैतिज कॉलम में व्यवस्थित किया, जिनको आवर्त या पीरियड कहते हैं। इन 7 क्षैतिज कॉलम को 9 खड़े कॉलम में व्यवस्थित किया, जिनको वर्ग, समूह या ग्रुप आदि के नामों से जानते हैं। आवर्त 1 से 7 तक इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह होते हैं। जो वर्ग हैं ये क्या हुए? ये तो हुए आवर्त, और वर्ग क्रमशः फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और 0 ग्रुप। कितने हो गए? 9। ध्यान करें, आवर्त तो 1 से 7 तक जो संख्याएं हैं उनके द्वारा, और ये रोमन संख्या कहते हैं इनको, इनके द्वारा वर्ग प्रस्तुत करे गए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ, और लास्ट में क्या है? 0 ग्रुप। कितने हो गए संख्या में? 9। ध्यान रहे, इनमें वर्ग संख्या 0 और वर्ग संख्या 8, इन दोनों को छोड़कर बाकी अन्य जो वर्ग हैं इन सब को 2-2 उपवर्गों में व्यवस्थित किया गया है। उनको ए व बी उपवर्ग कहते हैं। इसका मतलब कॉलम तो खड़े 9 ही होंगे, लेकिन 8वें कॉलम को और 0 को कॉलम कह दो, वर्ग कह दो, इनको छोड़कर बाकी जो 1 से लेकर 7 वर्ग हैं खड़े,
इनको दो उपवर्गों में बांटा गया, बिना उनमें कोई बीच में लाइन खींचे हुए उनको दो व्यवस्थित कर दिया है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि ये फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है। अब फर्स्ट ग्रुप ये मान लीजिए कि ये है फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप में एक तो हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये है। ये हो गया फर्स्ट ए उपवर्ग के तत्वों में। अगर मैं इसको यहाँ लिख दूं, ये फर्स्ट ग्रुप है, तो इस फर्स्ट ग्रुप में ये तो हो गया ए उपवर्ग के तत्व, और इधर कर दिए बी उपवर्ग के तत्व। इधर किया किसको? कॉपर, सिल्वर एजी और गोल्ड एयू। तो ये फर्स्ट ए है और ये फर्स्ट बी है, जबकि कॉलम ये एक ही है, वर्ग एक ही है। समझ में आ गया? इस तरीके से फर्स्ट से लेकर सेवेंथ तक के जो तत्व हैं इन सबको दो दो उपवर्ग में बांटा गया। यहाँ तक समझ में आ गया आपके? एक बार फिर, क्योंकि मुझे ये मिटाना पड़ेगा, इसको आप दोबारा एक बार ध्यान से सुने। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसे कई नामों से जानते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के अलावा उसको मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी भी कह देते हैं, या मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी भी कहते हैं। उसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित करके बनाया गया है। समझिए पहला पॉइंट क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में 10 क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है, जिनको क्या कहते हैं? श्रेणी या सीरीज कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि उन 7 क्षैतिज कॉलम, उनको जो 10 पंक्तियां हैं क्षैतिज, उनको कितने कॉलम में? 7 क्षैतिज कॉलम में बांटा गया है, व्यवस्थित किया गया है, जिनको क्या कहते हैं? आवर्त या पीरियड। ठीक है। जो अगले पॉइंट में है कि ये जो 10 क्षैतिज पंक्ति या 7 क्षैतिज कॉलम हैं, जिनको क्रम से श्रेणी और क्या कहते हैं? आवर्त, इनको 9 खड़े कॉलम में या 9 खड़े कॉलम ही शब्द कहें, पंक्तियों में बांटा गया है, जिनको वर्ग, समूह, ग्रुप, कुल, फैमिली आदि कई कई नामों से जानते हैं। आवर्त 1 से लेकर 7 तक इस तरीके से व्यवस्थित किए गए हैं। जो वर्ग हैं उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ और 0 ग्रुप में बांटा गया है। इनमें 8वें वर्ग को और 0 वर्ग को छोड़कर अन्य सभी को ए और बी दो दो उपवर्गों में बांटा गया है, जैसे कि इस तरीके से। ये समझ में आ गया होगा आपके? अब देखिए अगला पॉइंट कौन सा होगा? पांचवा पॉइंट है, ये मैं इसलिए बिठा रहा हूं ताकि ये 5वां पॉइंट नीचे तक आएगा और क्लियर आ जाए, नहीं तो यहां से नीचे कट जाएगा, वीडियो में नहीं आएगा। 5वें पॉइंट में क्या है? विभिन्न आवर्तों में तत्वों की स्थिति इस प्रकार होती है, जैसे मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। देखिए सबसे पहले क्या बताया था हमने? श्रेणी कितनी थी? 10। श्रेणियों को भी इसी तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th इस तरीके से। इनमें देखिए पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी को एक एक ही आवर्त में रखा गया है। आवर्त, पहली श्रेणी में पहला आवर्त, दूसरी श्रेणी को दूसरे आवर्त में, तीसरी श्रेणी को तीसरे आवर्त में, चौथी और 5वीं श्रेणी को चौथे आवर्त में, छठी और 7वीं श्रेणी को 5वें आवर्त में, 8वीं और 9वीं श्रेणी को 6ठे आवर्त में और 10वीं श्रेणी को 7वें आवर्त में। जब 10 श्रेणियों को 7 आवर्तों में व्यवस्थित किया गया है तो सीधी सी बात है कि एक आवर्त में एक से अधिक श्रेणियां रखी गई है। अब वो कौन सी है? चौथे, 5वें और 6ठे आवर्त में दो दो श्रेणियों को रखा गया है। चौथी और 5वीं
चौथे में, छठी और सातवीं पांचवें में, और आगे क्या है, आठवीं और नौवीं छठे में। अब देखिए इसमें आगे आवर्त के बाद है तत्वों की संख्या। तत्व, पहले आवर्त में केवल 2 तत्व, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व। नोट करते रहे अभी से। चौथे आवर्त में और पांचवें आवर्त में 18-18 तत्व, छठे आवर्त में 32 तत्व, और जो सातवां आवर्त है ये अपूर्ण है, इसमें उस समय 23 तत्व रखे गए थे। एक बार फिर देखें, पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, केवल 2, दूसरे और तीसरे में 8-8, चौथे और पांचवें में 18-18, छठे में 32, और सातवां जो आवर्त है ये अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, और इसमें उस जमाने में 23 तत्व थे। आवर्त का नाम, आवर्त का नाम, आवर्त के नाम में आप देखेंगे पहला आवर्त है, केवल 2 तत्व हैं, इसलिए इसका नाम है अति लघु आवर्त, या इंग्लिश में कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। दूसरा और तीसरा जिसमें 8-8 तत्व है, इनको कहते हैं लघु आवर्त। लघु आवर्त, दूसरा भी और तीसरा भी लघु आवर्त। चौथे और पांचवें में 18-18 तत्व हैं, तो इनको कहते हैं दीर्घ आवर्त। दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त यानी लॉन्ग पीरियड, बड़ा आवर्त। छठा कितने हैं, 32, तो 18 वाला दीर्घ आवर्त है। बहुत सारे राइटरों ने इनको सबको लघु आवर्त कहा है, यहाँ तक 2 वाले को भी, 8-8 वाले को भी, 18-18, 32 और इन सबको दीर्घ आवर्त कहा है। लेकिन जो ज़्यादा उपयुक्त है वो मैंने आपको बताया, 2 वाला क्या है, अति लघु आवर्त यानी बहुत छोटा आवर्त। दूसरा और तीसरा जिसमें 8-8 हैं उनको कहा गया है लघु आवर्त। चौथा और पांचवा जिसमें 18-18 हैं ये क्या कहलाए, दीर्घ आवर्त। तो 32 वाला छठा जो है वो कहलाएगा अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त। सातवां जिसमें 23 हैं, 18 से ज्यादा हैं, है तो ये भी अति दीर्घ आवर्त, लेकिन ये अभी अपूर्ण है। समझ में आ गया? अगर आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया, पांचवा, तो समझो आपको बहुत कुछ आ जाएगा यहीं पर। एक बार फिर समझ लीजिए इस पांचवें पॉइंट को, मैं एक एक करके बता रहा हूँ पांचवें पॉइंट को, कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में, जिसे मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी भी कहते हैं या केवल आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, इसमें तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में 10 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। उन 10 क्षैतिज पंक्तियों को श्रेणी या सीरीज कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इन 10 क्षैतिज पंक्तियों को, जिनको श्रेणी कहते हैं, इनको 7 क्षैतिज कॉलम में बांटा गया है, जिनको आवर्त या पीरियड कहते हैं। पीरियड 1 से लेकर 7 तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। ये जो 10 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें श्रेणी कहते हैं, या 7 क्षैतिज कॉलम हैं जिनको आवर्त कहते हैं, इनको 9 खड़े कॉलम में बांटा गया है, जिनको क्या कहते हैं, वर्ग, समूह या फैमिली या ग्रुप आदि नामों से जानते हैं। इनको क्रम से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8th और 0 ग्रुप लास्ट का कहते हैं। आप में से कोई बताएगा कि पहले वाले में तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 खड़े कॉलम में बांटा गया था वर्गों को, इसमें 9वां कौन सा बढ़ा दिया, 0 ग्रुप। इसका मतलब ध्यान यही है तुम्हारा, समझ आ गया? तो इनमें 8वें वर्ग को और 0 ग्रुप को, इन 2 वर्गों को छोड़कर बाकी सभी जो वर्ग हैं, ग्रुप हैं, इनको ए और बी 2-2 उपवर्गों में बांटा गया। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल देके समझाया है कि फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप को ए और बी उपवर्ग में, बीच में कोई लाइन नहीं है, ए और बी उपवर्गों में बांट दिया।
इधर वाले तत्व ए उपवर्ग के तत्व आए, फर्स्ट ए के, और इधर वाले फर्स्ट बी के। ये समझ आ गया। अगला पॉइंट था मेरा पांचवा कि विभिन्न आवर्तों में तत्वों की स्थिति इस प्रकार थी। कैसे? ये श्रेणी है 10, इन 10 श्रेणियों को 7 आवर्तों में इस तरीके से, यानी चौथे, पांचवें, छठे में 2-2 श्रेणी है, ध्यान करें, बाकी में 1-1 श्रेणी है। आवर्तों में तत्वों की संख्या इस तरीके से, पहले आवर्त में केवल 2 तत्व, दूसरे और तीसरे में 8-8, चौथे में और पांचवें में 18-18, छठे में 32, और लास्ट का जो 7वां आवर्त है उसमें उस समय कितने थे? 23। आज के हिसाब से व्यवस्थित करेंगे तो इनसे ज़्यादा आ जाएंगे तत्व। उन आवर्तों के नाम उनमें उपस्थित तत्वों की संख्या के आधार पर रखे गए हैं। जैसे पहले आवर्त में केवल 2 तत्व है तो उसको अति लघु आवर्त यानी बहुत छोटा आवर्त, दूसरा और तीसरा जिसमें 8-8 है उनको लघु आवर्त यानी शॉर्ट पीरियड, चौथा और पांचवा जिसमें 18-18 तत्व हैं उनको दीर्घ आवर्त यानी लॉन्ग पीरियड, छठा जिसमें 32 तत्व हैं उनको अति दीर्घ आवर्त यानी वेरी लॉन्ग पीरियड, सातवां भी दीर्घ आवर्ती है, अति दीर्घ आवर्त है लेकिन इनकम्प्लीट है, पूरा भरा हुआ नहीं है। समझ आ गया यहाँ तक? आगे समझिए, इसमें आप देखेंगे कि जो छठा आवर्त है, देखिए यहाँ पर है ये छठा आवर्त, इसमें कुल कितने तत्व हैं? 32। ये जो 32 तत्व हैं इनमें छठे आवर्त में लेंथेनम 57 से आगे के 14 तत्व, लेंथेनाइड या लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व क्या कहलाते हैं? लेंथेनाइड्स या लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। तो 14 तत्व कौन से हैं? ध्यान करना, लेंथेनम 57 से आगे के 14 तत्व हैं, अर्थात परमाणु क्रमांक 58 से लेकर कहां तक के होंगे? 71 तक के। इनमें ये सीरियम 58 और ल्यूटेटियम Lu 71 तक के ये 14 तत्व हैं, ये क्या कहलाते हैं? लेंथेनाइड्स। और इनको यदि इसी छठे आवर्त में परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो तत्वों के गुणों की समानता का जो क्रम है वो बिगड़ जाता है, इसलिए इनको उसी छठे आवर्त में न रखकर इन 14 तत्वों को पीरियोडिक टेबल के ठीक नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में रख दिया गया है। क्यों रखा है यहाँ पर नीचे? क्योंकि अगर इनको परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में उसी छठे आवर्त में रखते हैं, जैसे लेंथेनम 57 तो इससे आगे आएगा 58, 59, 60, उसी क्रम में रखते हैं तो वर्गों में तत्वों की गुणों की समानता का जो क्रम है वो बिगड़ जाता है, गड़बड़ हो जाता है। इसलिए वहां ना रखकर इन 14 तत्वों को कहाँ रख दिया? पीरियोडिक टेबल के ठीक नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में। आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो वहां पर पाएंगे इनको। क्लियर हो गया? ये तत्व प्रकृति में बहुत कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, इसलिए इनको दुर्लभ मृदा तत्व या रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्योंकि बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं इसलिए क्या कहलाते हैं? दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। क्योंकि ये सब तत्व धातु हैं तो इनको दुर्लभ मृदा धातु भी कह देते हैं या रेयर अर्थ मेटल्स भी कह देते हैं। ठीक इसी प्रकार ये हो गया आपका छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट देखिए, जो 7वां आवर्त है इसमें कितने तत्व हैं? 23। आज के हिसाब से लगाएंगे तो इससे ज़्यादा बैठेंगे, लगभग 28-29 बैठेंगे। इसमें परमाणु क्रमांक एक्टिनियम 89 है। इससे आगे के जो 14 तत्व हैं वो कहलाते हैं एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स या एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व, ये दो नाम याद रखेंगे, लेंथेनम से आगे के लेंथेनाइड्स, एक्टिनियम से आगे के एक्टिनाइड्स। समझ आ गया? तो कौन से होंगे वो 14 तत्व?
परमाणु क्रमांक 90, यानी थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम Lr 103 तक, ये 14 तत्व हुए, ये कहलाते हैं लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व या एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व या एक्टिनाइड्स, ये लैंथेनाइड। समझ आ गया? इसके साथ भी वही है कि इनको 7वें आवर्त में परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर गुणों की जो समानता का क्रम है वो बिगड़ जाता है। इसलिए इन 14 तत्वों को भी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में वहीं पर आवर्त में ना रखकर कहाँ रख दिया? लैंथेनाइड्स के ठीक नीचे अलग डाल दिया। ये तत्व प्रकृति में नहीं पाए जाते, बल्कि इनकी खोज वैज्ञानिकों द्वारा लेबोरेटरी में की गई है। कौन से हैं ये तत्व? थोरियम से लेकर 103 तक के प्रकृति में बहुत कम पाए जाते हैं। ज़्यादातर की खोज कैसे हुई है? लेबोरेटरी के अंदर। अब इनमें एक यूरेनियम तत्व आता है परमाणु क्रमांक 92। इससे जो आगे के तत्व हैं उनको ट्रांस यूरेनिक या पोस्ट यूरेनिक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस यूरेनिक या पोस्ट यूरेनिक तत्व। ट्रांस यूरेनियम भी कह देते हैं, ट्रांस यूरेनियम तत्व या पोस्ट यूरेनियम तत्व। अब यूरेनियम के हैं या यूरेनिक के हैं, दोनों एक समान है, अंतर नहीं है कुछ भी। समझ आ गया? ये क्लियर हो गया। अगला पॉइंट 8वां, प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्षार धातु। कैसा तत्व? क्षार धातु। और अंतिम तत्व अक्रिय गैस तत्व। अक्रिय गैस तत्व। पहले आवर्त में केवल 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। और 7वां जो आवर्त है वो अभी इनकम्प्लीट है। पहले आवर्त में कितने हैं? 2 तत्व, जैसा हमने बताया आपको, पहले में 2 है, दूसरे और तीसरे में 8-8 है, चौथे में 5वें में 18-18 हैं, छठे में 32 हैं और 7वें में उस जमाने में 23 थे। 7वां तत्व क्या है? 7वां आवर्त क्या है? अपूर्ण है, अपूर्ण। लास्ट का एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट, 9वां पॉइंट, कि प्रत्येक आवर्त में जब हम परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में ऐसे आगे की तरफ चलते हैं या परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में वर्ग में नीचे की तरफ आते हैं, तो उन तत्वों के गुणों में क्रम से चेंजिंग आती है, क्रम से बदलाव आते हैं, और क्रम से होने वाले ये बदलाव क्रमिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रमिक परिवर्तन। अब इसको आप कैसे भी कह दें, आप ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी भी आवर्त में हम परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में आगे की ओर जाएंगे या किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, तो तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होते हैं। अर्थात उनके जो गुण हैं वो क्रम से चेंज होते हैं, या तो बढ़ते हैं या घटते हैं। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने एक तरीका बताया है बच्चों को बहुत दिन से, क्योंकि अक्सर भूल जाते हैं उसको। तो ये सब क्लियर हो गया आपको। अब मैं यहाँ पर वो अंतिम पॉइंट 9 एक्सप्लेन कर देता हूँ, और साधारण तरीके से इसको टेबल को आप यहीं बना लें कहीं पर। देखिए क्या है वो, इसमें ये 11 गुण हैं तत्वों के। देखिए क्या है गुण। देखिए ये जो तीर का निशान है ये आपको बताएगा आवर्त में परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में लेफ्ट से राइट ऐसे आगे चलते हैं और वर्ग में ऐसे चलते हैं। तो ये तो हो गया आवर्त में, और ये हो गया वर्ग में।
जैसे नंबर 1 है परमाणु त्रिज्या, आयन त्रिज्या, आयनन विभव, आगे है इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये टेबल बनाएं आप लोग। और विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता के बाद में है अपचायक गुण, आक्सीकारक गुण, धन विद्युती गुण, ऋण विद्युती गुण, धात्विक गुण और अधात्विक गुण। देखिए ये 11 चीजें हैं। आपका नंबर चेंज ना हो जाए कोई, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखिए ये गुण किसी आवर्त में आगे की तरफ जाने पर बढ़ते हैं या घटते हैं, उनके लिए एक शॉर्ट तरीका अपनाया गया है। आप जानते हैं बढ़ने को अंग्रेजी में इंक्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंक्रीज। इंक्रीज का आई ले लिया हमने शब्द। अगर आई है तो उसका मतलब वो बढ़ रहा है क्रम से। और घटने को क्या कहते हैं? कम होने को डिक्रीज, यानी डी। इस तरीके से अगर हम किसी आवर्त में, देखिए इसमें से आपको एक चीज हो जाएगी कि या तो इधर किसी आवर्त में आगे की ओर जाने पर, या किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर, परमाणु त्रिज्या या ये सारे गुणों में एक पॉइंट का अलग पता चल जाएगा कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे हम किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या इंक्रीज होती है और आयन त्रिज्या भी इंक्रीज होती है। तो आवर्त में ये क्या होती है? डिक्रीज, उल्टी होती है। आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता, ये तीनों चीजें इंक्रीज होती हैं किसी आवर्त में। तो वर्ग में क्या होंगी? ये तीनों डिक्रीज होंगी। कोई गलती ना हो, आप ऐसे भी कर सकते हैं दो दो को इस तरीके से। इसका कोई और औचित्य नहीं है, केवल आपको भ्रमित होने से बचाने के लिए है दो दो। आपकी कॉपी में तो लाइन है, सीधी आ जाएगी। अब देखिए ये अपचायक गुण है। अपचायक गुण डिक्रीज होता है आवर्त में, तो इंक्रीज होता है वर्ग में, इस तरीके से। आक्सीकारक गुण इंक्रीज होता है और धन विद्युती लक्षण डिक्रीज होता है। यहां पर ये डिक्रीज होता है, यहां पर इंक्रीज होता है। ऋण विद्युती लक्षण इंक्रीज होता है, वर्ग में डिक्रीज होता है। धात्विक गुण डिक्रीज होता है, आवर्त में आगे की तरफ जाते हैं, तो वर्ग में इंक्रीज होता है। और यहां पर इंक्रीज होता है और यहां पर डिक्रीज होता है। ये जो दो मैंने दो लाइन के वो करे हैं, इनका कोई और औचित्य नहीं है, ध्यान कर लेना। आपके यहाँ तो लाइन है, लाइन में सीधी आ जाएगा। केवल यहाँ आपको एक से दूसरी लाइन में पहुँचने से रोकने के लिए है। ये समझ आ गया? तो आप अगर ये टेबल याद कर लें तो आपको बहुत सारा मटेरियल इस टेबल से ही याद हो जाएगा। और ये आपको किताबों में नहीं मिलेगी, केवल हमने अपने अनुभव के आधार पर आपको समझाने के लिए प्रस्तुत करी है। समझ आ गया?
ये पॉइंट एक बार फिर देख लीजिए, क्या है लास्ट का पॉइंट, 9वां पॉइंट है कि जब किसी भी आवर्त में हम लेफ्ट से राइट अर्थात परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में आगे की तरफ चलते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम यहां पर ये देखें कि देखिए दूसरा आवर्त है, दूसरे आवर्त में ये है लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। ये आवर्त हो गया। तो अगर हम आवर्त में ऐसे चलें या किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलें, जैसे हेलोजन ग्रुप है ये, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, 9 है, 17, 35, 53 और 85। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चले, समझ आ गया होगा। अब किसी आवर्त में लेफ्ट से राइट परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, जैसे सेकंड का एग्जाम्पल दिया है 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर लिथियम से लेकर कहाँ तक है, नियॉन 10 तक, या किसी वर्ग में ऊपर से नीचे, जैसे ये हेलोजन फैमिली है तो इसमें फ्लोरीन से लेकर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन है, उसमें नीचे की तरफ चलें। तो ये जो गुण हैं ये क्रम से या तो घटते हैं या क्रम से बढ़ते हैं, और ये क्रम से घटने और बढ़ने का गुण क्रमिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे वर्ग में हम परमाणु त्रिज्या देखें, परमाणु त्रिज्या है तो जैसे यहाँ पर देखिए फ्लोरीन की जितनी त्रिज्या है उससे नीचे क्लोरीन पर आएंगे तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। कैसे, उदाहरण साफ कर देता हूँ मैं। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 होगा, अर्थात इसमें 2 सेल हैं, इसका 2, 8 और 7 हो गया, इसका 2, 8, 18 और 7 हो गया, इसका 2, 8, 18, 18 और 7 हो गया, और इसका 2, 8, 18, 32, 18 और 7 हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझ आया। इसमें देखिए केवल 2 सेल हैं, इसमें 2 की बजाय 3 सेल हैं, 4, 5, 6। जैसे जैसे किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ने लगता है, सेल की संख्या बढ़ने लगती है। जब सेल का आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। इसमें 2 सेल हैं, इसमें 3 है, 4 है। अगर मान लीजिए फ्लोरीन का आकार ये नाभिक हो गया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो अगर इसका ये 2 सेल हो गई तो इसके में एक और फालतू हो जाएगी, उसके में एक और फालतू हो जाएगी, इस तरीके से। समझ आ गया, क्लियर हो गया पॉइंट। ऐसे ही आयन त्रिज्या किसी वर्ग में नीचे आने पर क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर।